नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की अगली क्लास लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम देखेंगे 1 मई से 7 मई तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उन सभी का एमसीक्यू। ठीक है, साथ में डिस्क्रिप्शन, ताकि आपको आसानी हो अगर उसे घुमा फिरा के प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए तो बनाने में। ठीक है, तो फटाफट जुड़ जाइए सभी। शाम को 7 बजे क्लासेस डेली आ रही हैं और ध्यान रखिएगा 1 जनवरी से लेकर अभी तक के जितने भी करंट अफेयर हैं वो सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ और डेली सेशन देखिए। और हाँ, कुछ लोग बाद में भी देखते हैं वीडियो को, तो ज़रूर कमेंट किया कीजिए अपना। और प्लेलिस्ट बनाया गया है, उस प्लेलिस्ट में आपको शुरू से लेकर अभी तक का वीडियो एक साथ मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है। ऑप्शन ए, इस योजना में 18 से 42 सीटर बसों को अनुमति दी जाएगी। ऑप्शन बी, सभी दिव्यांग यात्रियों को आधे किराए की छूट दी जाएगी। ऑप्शन सी, योजना के अंतर्गत पहले वर्ष 100 ग्रामीण सड़कों पर बसें चलाई जाएंगी। और ऑप्शन डी, वाहन मालिकों को 3 वर्षों तक मासिक टैक्स से छूट मिलेगी। बहुत ही अच्छी योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वह बस सुविधा देने की योजना बनाई गई है। ठीक है, हाल ही में ये योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत बिल्कुल जो है 18 से 42 सीटर बस चलाई जाएगी और 100 ग्रामीण सड़कों पर बसें चलाई जाएंगी। वाहन मालिकों को 3 वर्षों तक मासिक टैक्स से छूट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर बी, सभी दिव्यांग यात्रियों को आधे किराए की छूट दी जाएगी। यह गलत है। ठीक है, सभी दिव्यांग नहीं है, सभी दिव्यांगों में कुछ विशेष दिव्यांग है जिनको आधे नहीं पूरी की पूरी छूट दी जाएगी। ठीक है, योजना के अंतर्गत जो है दिव्यांग यात्रियों को नहीं बल्कि विशेष श्रेणियां जैसे दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ, 80 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध, एड्स पीड़ित और एक परिचारक को पूर्णतः किराया पर छूट दिया जाएगा। नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को जो है वो आधा किराया देना होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी योजना है नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए। और जहां पर सुविधाएं नहीं है, सड़क परिवहन की विशेषता, जहां पर परिवहन सुविधाएं नहीं होती उनके लिए बसें चलाई जाएंगी और 100 बस जो है वो चलाने की योजना है। ठीक है, तो हाल ही में योजना चर्चा में है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सॉरी प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। निम्न में से कौन सा संयोजन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मई 2025 में घोषित योजनाओं एवं पहलों से मेल खाता है। 2025 में कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई थी, उनमें से कौन सा मेल है, सुमेलित है, ये बताना है। ऑप्शन ए, कृषक उन्नति योजना सेमीकंडक्टर निर्माण में, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी, ठीक है, ग्रामीण बस योजना SEZ के तहत किराया छूट, ये भी हो सकता है। ऑप्शन सी, AI डेटा सेंटर 13.5 एकड़ में 1000 करोड़ की परियोजना, ये भी है, ये बिल्कुल सही है। बटाईदार किसानों को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधा, गलत है। ठीक है, और इसमें SEZ के तहत किराया छूट नहीं है, इसमें विशेष जो है कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जिनको छूट दी जा रही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हाल ही में चर्चा में था। AI डेटा सेंटर को जो है 13.5 एकड़ में 100 करोड़ की परियोजना लागू की गई है। ठीक है, 3 मई को नवा रायपुर में सेक्टर 22 में मुख्यमंत्री द्वारा 1000 करोड़ की लागत से AI डेटा सेंटर पार्क का भूमि पूजन किया गया है। AI डेटा सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, यह 13.5 एकड़ में बनेगा, जिसमें से 2.7 हेक्टेयर क्षेत्र में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए विकसित होगा। ठीक है, बाकी विकल्प जो है वो गलत थे। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पर अपॉइंट छत्तीसगढ़ कैडर से विशेष व्यक्ति है। प्रश्न क्रमांक 3, निधि छिपर की नियुक्ति निम्न में से किस पद के लिए हुई है। ऑप्शन ए, रक्षा सचिव। ऑप्शन बी, खाद्य सचिव। ऑप्शन सी, वित्त सचिव। या ऑप्शन डी, नीति आयोग सलाहकार। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान से और अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ कैडर के हैं और अभी इनकी नियुक्ति सेंट्रल में की गई है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर है, खाद्य सचिव के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, निधि छिब्बर की नियुक्ति जो है खाद्य सचिव के रूप में सेंट्रल में अपॉइंट की गई।
ठीक है, 1 जून 2025 तक यह जिम्मेदारी संभालेंगे। अगला देखते हैं 2 मई में क्या क्या इंपॉर्टेंट था। पूरे डेट वाइज जो है करंट अफेयर लाए गए हैं, आप पूरे डेट वाइज पढ़ सकते हैं। 4, छत्तीसगढ़ का नया ट्राइबल म्यूजियम किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी जसपुर, ऑप्शन सी नवा रायपुर या ऑप्शन डी कांकेर। बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट इसका आंसर जो है सभी का आना चाहिए। नहीं आ रहा है मतलब आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का नया ट्राइबल म्यूजियम जो है नया रायपुर में स्थापित किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित होना चाहिए, देखते हैं। याद रखिएगा, नवा रायपुर में कितनी जनजातियों के लिए वहां पर जितनी जनजातियां बनाई जाएंगी या कितनी जनजातियों के लिए वहां पर म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5, केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में छत्तीसगढ़ की रैंक कितनी रही है? 9वीं, 11वीं, 14वीं या फिर 17वीं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि केयर एज स्टेट रैंकिंग क्या होता है। तो केयर एज स्टेट रैंकिंग जो होता है, गवर्नमेंट द्वारा शासन की कार्य नीतियों को, प्रत्येक राज्य की कार्य नीतियों के अनुसार प्रत्येक राज्य को कुछ रैंक प्रदान किए जाते हैं और उनमें जो है सुविधाएं, सुशासन की सुविधाएं, प्रशासन कैसे चल रही है, इन सभी की सुविधाओं को देखकर कुछ रैंक प्रदान की जाती है। ठीक है, तो उसी के संबंध में अभी 2025 में लिस्ट जारी की गई है। तो छत्तीसगढ़ को याद रखिएगा कितना रैंक हासिल हुआ है, कमेंट किए हैं? हाँ, सभी कमेंट कीजिए। छत्तीसगढ़ को 11वीं रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो लोग 4 का ऑप्शन नंबर बी दिए हैं बिल्कुल सही है। केयर एज स्टेट रैंकिंग या रैंकिंग देश के 17 बड़े राज्यों के समूह में की गई, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण तुलना है। ठीक है, राज्य का समग्र स्कोर अगर छत्तीसगढ़ का देखिए तो 34.8 से बढ़कर 40.9 हो गया है, यानी 6.1 अंकों की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसमें प्रमुख सेवाएं जो देते हैं, ठीक है, पारदर्शी शासन में पारदर्शिता, सेवाओं की गति, नागरिक भागीदारी और सामाजिक आर्थिक सुधार से जुड़ा गया। ठीक है, किसने लिया था? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की टीम छत्तीसगढ़ भावना और जन सेवा की नीति पर परिणाम मानी जा रही है। अगला प्रश्न भी उसी से संबंधित है और ये बहुत ही सरल है। कहता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में छत्तीसगढ़ के प्रदर्शन सुधार का हिस्सा नहीं था? सामाजिक संकेतक, निवेश और रोजगार, औद्योगिक निर्यात या पारदर्शिता शासन। इनमें सारी चीजें शामिल है, सिवाय एक को छोड़कर औद्योगिक निर्यात जो है इसमें शामिल नहीं होती है, याद रखिए। ठीक है, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ये प्रश्न लाया गया था। ठीक है, वैसे आपको रैंक याद रखनी है। छत्तीसगढ़ की जो रैंक थी वह 11वीं रैंक थी केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां कहता है एनआईटी रायपुर द्वारा जेन्यू टेक्नोलॉजी के साथ किया गया समझौता मुख्यतः किस क्षेत्र में तकनीकी साझेदारी को दर्शाता है? ऑप्शन ए ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा, ऑप्शन बी जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, ऑप्शन सी रोबोटिक्स और एआई प्रशिक्षण या ऑप्शन डी पारंपरिक यंत्र कला व निर्माण के लिए। तो याद रखिएगा, एनआईटी रायपुर और जेएनयू टेक्नोलॉजी कहाँ की है? जेएनयू टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र के में इसका मुख्यालय है और इसके साथ जो समझौता हुआ है वो रोबोटिक्स और एआई प्रशिक्षण के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रोबोटिक्स और एआई के लिए सहयोग जो है इसके बीच समझौता किया गया। 8वां प्रश्न डेटा है, फैक्ट है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको इसको जरूर करना चाहिए और याद रखना चाहिए। कहता है आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा पीड़ितों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने रुपए की पहली किस्त हाल ही में जारी की है? ऑप्शन ए 25,000 रुपए, ऑप्शन बी 35,000 रुपए, ऑप्शन सी 40,000 रुपए, ऑप्शन डी 50,000 रुपए। बहुत ही चर्चा में रहा था ये, कमेंट करके सभी बताइए प्रश्न क्रमांक 8वां का क्या आंसर हो जाएगा। कि इस चर्चा में इसलिए था क्योंकि बहुत से जो नक्सलाइट है वो आत्मसमर्पित किए हैं और उनके लिए तुरंत घर की व्यवस्था की गई है, आवास की व्यवस्था की गई है और वह आवास की व्यवस्था जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शुरू की गई। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तुरंत उनको पहले किस्त जारी की गई और पहले किस्त कितनी जारी की गई? 40,000 रुपए जारी की गई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 9वां प्रश्न फटाफट करते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, आपको एक बार जरूर पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम में। और कॉपी पेन लेके बैठे कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइए, आगे काम आने वाले हैं। देखिएगा आपको पूरे साल का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा।
ठीक है, कहीं से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के लिए तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, यहाँ से पढ़िए, बिल्कुल प्रश्न यहीं से आने वाले। प्रश्न क्रमांक 9, राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता में नहीं आने वाले परिवारों के लिए क्या विशेष प्रयास किया गया है? ऑप्शन ए, उन्हें पुनर्वास शिविरों में रखा गया है। ऑप्शन बी, निजी भूमि पर आवास निर्माण की अनुमति दी गई है। ऑप्शन सी, उन्हें किराए की सहायता राशि दी गई है। या ऑप्शन डी, केंद्र से विशेष स्वीकृति द्वारा 15,000 आवास स्वीकृति कराए गए हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही है। केंद्र से विशेष स्वीकृति के द्वारा 15,000 आवास स्वीकृत कराए गए हैं जो इस पात्रता की श्रेणी में नहीं आए हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बिल्कुल आप इन सबको एक एक बार देख के जाइएगा एग्जाम में। और अभी एडीओ का एडमिट कार्ड भी आ गया है, जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, कहाँ कहाँ सेंटर मिला है एक दिन पहले देख लीजिए, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, 10वां देखते हैं। अप्रैल 2025 में छत्तीसगढ़ ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के रूप में कितनी राशि का संग्रहण किया है? ऑप्शन ए 3850 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 3995 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 4135 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 4280 करोड़ रुपए। पीएससी शायद 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जीएसटी नहीं, 2022 में पूछा गया था, पीएससी को 2022 में पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ का जीएसटी संग्रह अप्रैल में कितना है, ऐसा पूछा गया था। तो ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको ध्यान से और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अप्रैल 2025 में 4135 करोड़ रुपए का संग्रहण किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। 4135। इस संग्रहण से राज्य ने केरल, पंजाब, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, मतलब लूट रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं क्या? चलिए, वो तो अलग बात है। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, देखते हैं। हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में सीजीएसटी संग्रह में छत्तीसगढ़ द्वारा दर्ज की गई वृद्धि दर लगभग कितनी है? 6.25%, 7.40%, 9.90% या 8.71%। बहुत अच्छा और बहुत सरल प्रश्न है, आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। लगभग 8.71% की वृद्धि दर्ज की गई है पिछले वर्ष की तुलना में। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12वें की ओर। जल्दी जल्दी पढ़िए और आंसर देते जाइए, नहीं दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको देना चाहिए। बहुत लोग तो मैं बोल चुका हूँ, बोल बोल के थक गया हूँ कि कमेंट किया कीजिए, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। लेकिन आप इसको नोट डाउन करके जरूर रखिए, अभी आने वाले आगामी एडीओ एग्जाम में आप देखेंगे इनसे बहुत सारे प्रश्न फंसने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 12, नवा रायपुर में स्थापित होने वाले देश के पहले एआई डेटा सेंटर पार्क की कुल अनुमानित निवेश राशि कितनी है? 2000 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए या 2500 करोड़ रुपए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पहला एआई डेटा सेंटर पार्क कहाँ स्थापित किया? देश का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जा रहा है, वो भी छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से नवा रायपुर में। और इसके लिए अनुमानित लागत जो है, याद रखिएगा, 2000 करोड़ रुपए है। प्रश्न क्रमांक 12, ऑप्शन नंबर ए जो आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कमेंट अपना अपना जरूर किया कीजिए। ठीक है, याद रखिएगा देश का पहला है। प्रश्न क्रमांक 13 इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ औषधि पादप बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? विकास मरकाम, समीर उरांव, केदार कश्यप या पुरंदर मिश्रा। मेरे ख्याल से इसको सभी ने सही आंसर दिया होगा, कमेंट करेंगे फटाफट, क्योंकि ये सरल प्रश्न है और इसके लिए अभी चुना गया है विकास मरकाम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। विकास मरकाम ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला है। ठीक है, याद रखिएगा विकास मरकाम जी। बाकी ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, केदार कश्यप वन मंत्री हैं, अध्यक्ष नहीं है। समीर उरांव अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पुरंदर मिश्रा अतिथियों में शामिल थे, पर पदभार ग्रहण से इनका कोई संबंध नहीं था। ठीक है, कार्यक्रम रायपुर में आयोजित किया गया था और वहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह किया गया, अध्यक्ष पद की नियुक्ति हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न, बहुत सॉरी 14वां, 5वीं में 14वां प्रश्न है। कहता है, भिलाई स्टील प्लांट द्वारा गैस से एथेनॉल उत्पादन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है?
ऑप्शन ए टाटा ग्रीन एनर्जी, ऑप्शन बी श्रीराम कंपनी, ऑप्शन सी जिंदल टेक लिमिटेड या ऑप्शन डी रुकी स्टील। हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल दोनों चीजें जो है बनाई जाएंगी भिलाई स्टील प्लांट में। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कुछ जगह यूज आग बुझाने के लिए, लेकिन एथेनॉल का तो सभी जानते हैं अच्छे से ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, एथेनॉल उत्पादन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए अभी हाल ही में जो समझौता किया गया वो श्रीराम कंपनी, कहाँ किया कमेंट करके बताइए मुझे। श्रीराम कंपनी जो है चेन्नई की है, याद रखिएगा। ठीक है, श्रीराम कंपनी समझौता किया जो CO2 गैस से एथेनॉल बनाने की तकनीक में दक्ष है। कार्बन डाइऑक्साइड से एथेनॉल बनाई जाएगी और एथेनॉल का प्रयोग मैंने आपको बता दिया, जलाने के लिए नहीं बल्कि उत्पादन के लिए भी होगा। ठीक है, 25 टन CO2 से 2.5 टन जो है एथेनॉल बनाने की संभावना है और इसे खुले बाजार में बेचा जा सकता है। प्रदूषण इससे जो है वो कम होगा। सॉरी, आंसर दिख गया क्या? नहीं दिखा होगा मेरे ख्याल से। चलिए अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये प्रश्न घुमा फिरा के जैसा चाहे वैसा पूछ सकता है एग्जाम में। 15वां है, मार्च विश्लेषण के अनुसार, हाल ही में विश्लेषण किया गया उसके अनुसार अचानकमार टाइगर रिजर्व ने किस औसत गश्ती घनत्व जिसे फूड पेट्रोलिंग डेंसिटी के साथ मध्य भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए 48.32 किलोमीटर, ऑप्शन बी 50.76 किलोमीटर, ऑप्शन सी 52.50 किलोमीटर या ऑप्शन डी 49.85 किलोमीटर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि औसत गश्ती घनत्व या फिर फूड पेट्रोलिंग डेंसिटी किसे कहा जाता है। किसी भी जंगल या किसी टाइगर रिजर्व में फूड पेट्रोलिंग डेंसिटी या औसत गश्ती घनत्व तो कहा जाता है कि आप कितने किलोमीटर में कितने सिपाही या कितने पुलिस या कितने रक्षक, जो वन रक्षक उनको तैनात कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है उसका मतलब, और हाल ही में जारी किया गया था और अचानक टाइगर रिजर्व में पहला स्थान मिला है। घुमा के भी पूछ सकता है कि किसे मिला है, तो बिल्कुल याद रखेगा अचानक मार टाइगर रिजर्व को। यहाँ पर कितना था फुट जो है 50.76 किलोमीटर, अर्थात 50.76 किलोमीटर पर एक सिपाही या एक पुलिसकर्मी या फिर एक वनकर्मी जो है तैनात है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। 16वां प्रश्न उसी से संबंधित है और बहुत ही अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये पहले स्थान पर है इसलिए ये प्रश्न करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। अचानक में टाइगर रिजर्व की सफलता में कौन सा प्रशासनिक नवाचार सीधे तौर पर योगदान दे रहे हैं? ड्रोन निगरानी तंत्र, ई टिकटिंग व्यवस्था, मासिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली या फिर बायोमेट्रिक उपस्थिति रजिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि हाल ही में अभी अचानक में टाइगर रिजर्व सफलता के लिए मासिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली जो है वो बहुत ही कारगर साबित हुई है और इसे अभी हाल ही में मार्च में शुरू की गई। ठीक है, मासिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली क्या है कि हर महीने जो एक प्रकार की मूल्यांकन की जाएगी और वहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं क्या क्या नहीं है उनका अच्छे से मूल्यांकन करके सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसी आधार पर उन्हें पुरस्कार व फीडबैक दिया जा रहा है जिससे उनके प्रेरणा का स्तर जो है वो बढ़ रहा है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत चर्चा में है, सुशासन तिहार सुशासन तिहार सुशासन तिहार। ये मैंने पहले भी बता दिया है कि सुशासन तिहार कब से कब तक चलाया गया। ठीक है, तो आपको इसको ज़्यादा पढ़ने की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार का तीसरा चरण किस तिथि से प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए 1 मई से, ऑप्शन बी 3 मई से, ऑप्शन सी 5 मई से या ऑप्शन डी 7 मई। ध्यान रखिएगा सभी में 2025 है। ठीक है, 2025 है तो इसका तीसरा चरण जो शुरू हुआ है वो याद रखिएगा, नोट डाउन करके रखिए। मैंने पिछली बार भी बता दिया था कि 5 मई को तीसरा चरण शुरू किया गया। कितने चरणों में हुआ है टोटल? 3 चरणों में। अगला प्रश्न भी उसी से संबंधित है और ये भी इंपॉर्टेंट है। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में समाधान शिविरों का आयोजन किस स्तर पर किया जाएगा? ग्राम पंचायत, जिला, ब्लॉक या फिर राज्य सचिवालय। बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर आप जान रहे होंगे तो अच्छे से देखे होंगे। सभी ग्रामों में ये जो है सुशासन तिहार मनाया गया। ठीक है, और इसके माध्यम से जो है जो समस्याएं थी उनको दूर की गई। तो वो जो हुई थी तीसरे चरण में वो ग्राम पंचायत स्तर पर थी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न छठवां इंपॉर्टेंट है, ध्यान से और अच्छे से
पढ़िएगा। कहता है इंदौर नगर निगम के किस नवाचार को छत्तीसगढ़ में शहरी विकास के लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए अंडरग्राउंड मेट्रो परियोजना, ऑप्शन बी पेयजल आत्मनिर्भरता, ऑप्शन सी जल संग्रहण के लिए तालाब खुदाई, ऑप्शन डी जीपीएस युक्त कचरा प्रबंधन। इंदौर नगर से अपनाया जा रहा है, ठीक है, और वो कौन सी सुविधाएं को अपनाई जा रही है? तो जीपीएस युक्त कचरा प्रबंधन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये इसे अपनाया जा रहा है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। नगर सुराज संगम कार्यशाला अभी रायपुर में आयोजित हुई थी और इसमें इंदौर का मॉडल जो है छत्तीसगढ़ में सतत कचरा प्रबंधन के लिए आदर्श बताया गया है, जिसमें सूखा गीला कचरा अलग अलग एकत्रित किया जाता है और जीपीएस युक्त वाहन प्रणाली से ट्रैक किया जाता है। वहां पर जो वाहन है उसमें जीपीएस प्रणाली लगा दी। इसके अलावा जो है बायोगैस निर्माण और पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट के राजस्व अर्जन भी किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 20 इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल याद रखिएगा, गलती नहीं करेंगे एग्जाम में। छत्तीसगढ़ के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ऑप्शन ए रीना कंगाले, ऑप्शन बी समीर उरांव, ऑप्शन सी यशवंत कुमार या ऑप्शन डी आर इक्का। तो मेरे ख्याल से इसका सभी सही आंसर दे पाएंगे क्योंकि हाल ही में बहुत चर्चा में था। यशवंत कुमार हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार छत्तीसगढ़ के नए मुख्य चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रूप में, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 21 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। निम्नलिखित में से किस प्रकरण के चलते रीना कंगाले सार्वजनिक चर्चा में रही थी? ऑप्शन ए शराब नीति घोटाला, ऑप्शन बी चुनावी ईवीएम विवाद, ऑप्शन सी धान खरीदी में भ्रष्टाचार या ऑप्शन डी अजित जोगी जाति प्रमाण पत्र मामला। बहुत अच्छा प्रश्न है। रीना कंगाले बहुत चर्चा में थी और उसका कारण था अजीत जोगी जाति प्रमाण पत्र मामला, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। रीना कंगाले उस समय सार्वजनिक चर्चा में आई थी जब वह फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जांच के लिए गठित राज्य सरकार के उच्च स्तरीय छानबीन समिति का हिस्सा थी। इसी समिति की अनुशंसा के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का जाति प्रमाण पत्र फर्जी घोषित किया गया था। बहुत चर्चा में रही है, इसलिए आप सभी को अच्छे से नोट डाउन करके रखना चाहिए, ठीक है। साथ में ही बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की ओर। 22 है, छत्तीसगढ़ से पैरा तीरंदाजी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए आयुष मुरारका, ऑप्शन बी टोमन कुमार, ऑप्शन सी रवि वर्मा या ऑप्शन डी सौरभ झा। बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को बिल्कुल नोट डाउन करके रखिए, कमेंट कीजिए फटाफट। देखिए मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर कर सके। करंट अफेयर कम समय में ज़्यादा पढ़ना, ठीक है। आप लोग लाइन से आंसर करते जाइए, अपना आंसर जो भी है, ठीक, कमेंट कीजिए। कमेंट करने से ही तो पता चल पाएगा आप कितना सही कितना गलत बना रहे हैं, ठीक है। तो तीरंदाजी वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगा? चीन में आयोजित होगा। उसके लिए टोमन कुमार का सिलेक्शन हुआ है। पहले खिलाड़ी जो है वो टोमन कुमार है। 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। टोमन कुमार छत्तीसगढ़ के पहले खिलाड़ी जिन्होंने पैरा तीरंदाजी वर्ल्ड चैंपियनशिप चीन के लिए क्वालिफाई किया है। कहाँ से? दिल्ली में सिलेक्शन ट्रायल में 3 राउंड में 867 स्कोर का टॉप 2 में जगह बनाई थी, इसलिए। चलिए एक प्रश्न मैंने पूछा था वही प्रश्न अगला यहाँ पर पूछ लिया गया है। आपको बताना है नवा रायपुर के आदिवासी अनुसंधान परिसर में बने म्यूजियम का उद्घाटन कब किया जाएगा, ठीक है। तो उसका उद्घाटन 10 मई, 12 मई, 14 मई या 16 मई को इसका उद्घाटन याद रखिएगा, अभी हाल ही में किया जाएगा। आगे 14 मई को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 14 मई को। अब एक प्रश्न याद रखिएगा, अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से और अच्छे से बनाइएगा। ये प्रश्न मैंने पूछा था कि नवा रायपुर में बने आदिवासी म्यूजियम में कितनी जनजातियों की जीवन शैली और परंपराएं प्रदर्शित की गई हैं? 28, 42, 35 या फिर 50, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन करके रखिएगा। यहाँ पर कुल 42 जनजातियां जो छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, विशेष जनजातियां हैं। कुल मिलाकर ना विशेष पिछड़ी तो 5-6 साथ ही हैं, लेकिन टोटल जो है जितनी जनजातियां 42 जनजातियों की जीवन शैली और परंपराएं प्रदर्शित की जाएगी, ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल सही है, इस पॉइंट को नोट डाउन करके रखिए। इस म्यूजियम में 42 जनजातियों की जीवन शैली, रहन सहन, पहनावा, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं प्रदर्शित की जाएंगी। इसे उत्तर, मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के भौगोलिक आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। 14 गैलरियों में विवाह, मृत्यु, आवास, बर्तन, आभूषण, शिकार के हथियार, त्योहार, पारंपरिक तकनीक आदि की झलक है। 3 वर्षों की शोध प्रक्रिया के तहत स्थानीय समुदाय से वस्तुएं खरीदी या दान ली गई, जिनमें कुछ 5-6 पीढ़ियों पुरानी वस्तुएं भी हैं। ठीक है, तो ये अनुसंधान जो है, इस अनुसंधान समिति ने डॉक्टर अनिल विरुलकर के नेतृत्व में हर अंचल में जाकर सामग्री जुटाई गई है, और एक एक इकट्ठा करने के बाद यह म्यूजियम जो है वो तैयार किया गया है। ठीक है, तो 1 मई से 7 मई के बीच लगभग लगभग मैंने 24 जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं प्रश्न के माध्यम से। इन फैक्ट को एक जगह नोट डाउन करके रखिए। एग्जाम में वीडियो पूरा देखने की जरूरत नहीं है, बस आप जो कॉपी में लिखे रहेंगे उसको एक बार पढ़िए और जाके एग्जाम दीजिए। ठीक है, चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।